गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहुत हज़ारों लोग जो हैं वो दुबई में पहुंचने वाले हैं COP28 के लिए। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो है वो इस बार दुबई में हो रहा है। तो COP जो है एक एनुअल यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट मीटिंग होती है, जो सबसे पहली बार 1992 में रियो अर्थ समिट में 154 कंट्रीज़ ने मल्टीलेटरल ट्रीटी UNFCCC इसको साइन करने के बाद डिसाइड किया कि हम हर साल मिला करेंगे। और जो है इस कन्वेंशन के अंदर जो है हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ किया करेंगे। एम क्या था? ग्रीन हाउस गैस कंसनट्रेशंस को स्टेबलाइज करना। ये ट्रीटी जो है 2 साल बाद 1992 के 2 साल बाद जो है इन्फोर्स हुई। और तब से जो है हर बार जो है ये अलग अलग वेन्यूज़ पर मिला जाता है। ये ट्रीटी जो है या ये कॉन्फ्रेंस जो है वो दिखाती है कि एक यूनिफाइड कमिटमेंट चाहिए क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए। और 1995 में बर्लिन में जब पहली बार ये मीटिंग हुई, तब एग्रीमेंट रीच किया गया कि क्लाइमेट चेंज और एमिशंस की रिडक्शन करनी है हमें, और डिस्कशन किया गया उसके ऊपर। रिच और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ ने जो है अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को असाइंड अमाउंट्स के साथ जो है कम करने का जो है ऑब्लिगेशन दिखाया। फिर जो है बार बार जब मिला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में, तो कुछ ना कुछ गोल साइन किए जाते हैं। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल भी जो है वो COP की ही देन है। ठीक है, COP3 में उसको क्योटो में जापान में साइन किया गया था। तो COP मीटिंग्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं उनको रिव्यू किया जाता है। खासकर जैसे अगर हम देखें तो सबसे जो मेजर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ रही, वो अभी तक थी पेरिस एग्रीमेंट, जो कि एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी बनी क्लाइमेट चेंज से डील करने की, जिसको 196 पार्टीज़ ने अडॉप्ट किया यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में पेरिस में तो 2015 में। और इसमें जो है कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे गए कि हम अपने ग्लोबल वार्मिंग का जो लेवल है उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के 2 डिग्री सेल्सियस तक रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि उसको 101.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना बढ़ने दें। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को साल 2100 तक जो है कम कर लिया जाएगा, और फाइनेंसिंग भी दी जाएगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो क्लाइमेट चेंज को कम कर सकें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस और आर्ट एंड कल्चर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है बस US के साथ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन ही करने वाला है, जिससे कि हमारे स्टोलन एंटिक्विटीज़ जो हैं वो हमें वापस मिल सकेंगे आसानी से। तो अगर हम देखें एंटिक्विटी क्या होता है, तो हमारा एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972 कहता है एंटिक्विटी कोई भी कॉइन, स्कल्पचर, पेंटिंग, एपिग्राफ, कोई भी आर्ट या क्राफ्ट्समैनशिप का वर्क हो सकता है जो कि 100 साल से ज़्यादा का हो। ठीक है, अगर मैन्युस्क्रिप्ट या रिकॉर्ड है या कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको कम से कम 75 साल का होना चाहिए। ठीक है, इंडिया में हमारे यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट तीनों में ही जो है कंट्री की हेरिटेज से डील करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं। एमएसआर एक्ट 1958 में इनेक्ट किया गया था, और जो है 1972 में इसको अमेंड किया गया। और इस एक्ट के अंदर जो है कहा जाता है कि कोई भी पर्सन एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एंटिक्विटी या आर्ट ट्रेजर को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। कोई भी पर्सन बिजनेस ऑफ सेलिंग एनी एंटिक्विटी में जो है वो एंगेज नहीं हो सकता बिना लाइसेंस ऑफ ASI के। हर पर्सन जो भी ओन या कंट्रोल करता है एंटिक्विटी को, उसको जो है सब एक तरह से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। आर्टिफैक्ट्स जो हैं इंडियन ओरिजिन के, उसको कैसे रिपैट्रिएट किया जाता है? जब कोई भी आर्टिफैक्ट इंडियन ओरिजिन का साबित हो जाता है, तो उसके लिए जो है साबित करना पड़ता है रादर FIRs और पिक्टोरियल एविडेंस दिखाकर। और आर्टिकोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ पर उसको वेरीफाई करने जाता है जिस भी कंट्री में वो मौजूद है। फिर टीम ऑफ एक्सपर्ट जो है वो वेरीफाई करते हैं, और जो है उसको फिर वापस लाने के लिए जो है वो प्रोसेस शुरू होता है। अब अगर हम देखें तो कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट ये US का एक के साथ एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है। और हमारे गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक लगभग 400 एंटिक्विटीज़ जो है वो 2014 से जो है वो वापस लाई जा चुकी हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जब 2023 में जून में विजिट किया था US में, तो उन्होंने जो है कहा था कि हम ऐसे एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिससे कि जो ये कल्चरल आर्टिफैक्ट्स होते हैं हमारे जो इंडिया के, जो चोरी करके वहाँ पर स्मगलिंग की जाती है, उसको वापस लाने में आसानी हो। ठीक है, तो जो ये कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है, ये रिस्ट्रिक्शन इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करेगा। मतलब कि US जो है अपने बॉर्डर में जब भी कोई ऐसी कल्चरल प्रॉपर्टी स्टोलन या लूटेड आएगी, उसको इंडिया को वापस देगा बिना किसी इन्वेस्टिगेशन या बिना किसी अ, अ, जो है प्रोसेस के। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि US ऑटोमेटिकली जो है ऑफर करेगा इंडिया को उसको रिटर्न करने के लिए।
सिग्निफिकेंस इसकी यही है कि इलीगल ट्रैफिकिंग और जो है कल्चरल प्रॉपर्टी की उसको रोका जा सकेगा। खासकर टेररिस्ट और ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम के जो ग्रुप्स होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि एंटीकटी को वो किसी भी रेट पर बेचते हैं और उसका उस पैसे से जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम को में इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया जो है वो इसलिए भी इस एग्रीमेंट को साइन करना चाहता है, क्योंकि वो इस एग्रीमेंट को एज अ टेम्पलेट बनाएगा और फिर बाद में दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी, जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया या बाकी कंट्रीज़ के साथ भी ऐसे एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे, ताकि हमारे देश की जो ये कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं या धरोहर है, इसे वापस लाने में आसानी हो सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कंबाला। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर में के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 160 पेयर्स ऑफ बफेलोज जो हैं और उनकी जॉकीज़ ने पार्टिसिपेट किया है कंबाला रेसेस में बेंगलुरु में। तो बेसिकली एक फोक स्पोर्ट है जो कि कोस्टल कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट्स में प्ले किया जाता है, और ये पैडी फील्ड्स में इसको जो है वो मनाया जाता है आफ्टर हार्वेस्ट ऑफ पैडी। बंत कम्युनिटी जो है खासकर इसको जो है वो बहुत ही ज़्यादा मनाती है। और कई तरह के होते हैं कंबाला, ठीक है। जैसे नेगुलू, मतलब इसमें क्या होता है, लाइटर प्लोव का इस्तेमाल किया जाता है बफेलोज को बांधकर उससे रेस की जाती है। हग्गा, मतलब कि जॉकीज जो है वो एक रोप टाई करते हैं बफेलोज के ऊपर, उससे फिर रेस करते हैं। अड्डा हलागे में क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स एक हॉरिजॉन्टल प्लैंक पर चढ़ते हैं और फिर जो है बफेलोज उसको उनको जो है वो ड्रैग करते हैं। काने हलागा में क्या होता है कि एक वुडन प्लैंक होता है जो कि बफेलोज से बांध दिया जाता है और उसमें जो है होल्स किए जाते हैं जिसमें से वाटर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बुकर प्राइज़। ये भी आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक आयरिश राइटर पॉल लिंच जो है उनको बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन मिला है उनके नॉवल प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। तो बुकर प्राइज़ वर्ल्ड की लीडिंग लिटरेरी अवार्ड है सिंगल वर्क ऑफ फिक्शन का, और इसको यूके में 1969 में फाउंड किया गया था। इनिशियली इसको कॉमनवेल्थ राइटर्स को ही दिया जाता था, लेकिन अब इसको पूरी दुनिया में किसी को भी मिल सकता है। ये फाइनेस्ट वर्क ऑफ फिक्शन को जो है प्रमोट करता है जो कि ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया हो और पब्लिश या तो यूके में या फिर आयरलैंड में किया गया हो, रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी ऑफ द ऑथर, ठीक है। और ये वर्क ओरिजिनली ही इंग्लिश में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको ट्रांसलेट किया बाद में इंग्लिश में, ठीक है। विनर को £50,000 मिलते हैं और शॉर्ट लिस्टेड ऑथर्स को £2,500 दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है वो एडिशनल एलोकेशंस के लिए जो है वो की जाने वाली हैं आने वाले टाइम में, फर्टिलाइज़र, फूड और फ्यूल सब्सिडीज़ के लिए और रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के लिए भी। तो आर्टिकल 115 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स ली जा सकती हैं पार्लियामेंट के ऑथराइजेशन के बाद, अगर जो है जितना खर्चा किया है वो उतना उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो ठीक है। तो पार्लियामेंट में ये प्रेजेंट करना पड़ता है कि जितना पैसा हमने पहले ऑथराइज़ कराया था बजट से वो कम पड़ रहा है, हमें और खर्चे की ज़रूरत है। फिर उसके बाद CAG रिपोर्ट देता है कि यस, जो भी उसकी ऑडिट की रिपोर्ट, और उसके बाद जो है पार्लियामेंट में इस खर्चे को जो है वो स्क्रूटनाइज किया जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी द्वारा, और फिर डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट्स जो है वो मेक की जाती है एक्चुअल एक्सपेंडिचर होने के बाद, और फिर उसको अप्रूव किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल कॉलेजेस को कहा है कि जितना हो सकता है पेशेंट्स को आप कहो कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID रजिस्ट्रेशन सिस्टम का यूज़ करना शुरू करें। तो बेसिकली एक रैंडमली जनरेटेड 14 डिजिट नंबर है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है पीपल को, पेशेंट्स को, और उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स की थ्रेड बनाता है एक तरह से पूरी। और उससे होगा क्या कि आपका पूरा जो हेल्थ डेटा है वो इसी नंबर के साथ एसोसिएट हो जाएगा। सिटीजन्स जो है अपना हेल्थ रिकॉर्ड एक ही जगह पर देख पाएंगे, इवन डॉक्टर्स भी एक्सेस कर पाएंगे उसको फिर आपके कहने पर। और लैब रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शंस, कंसल्टेशन डिटेल्स, डायग्नोसिस, सब कुछ जो है वो हेल्थ ID के थ्रू जो है वो आपका लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो डिजिटली हम हॉस्पिटल्स को भी कनेक्ट कर पाएंगे उसी की वजह से। लेकिन अभी तक जो ये हेल्थ ID कार्ड है इसको मैंडेटरी नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ESCR। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी वर्जन जो है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशंस। तो ये ESCR पोर्टल इनिशिएटिव है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि डिजिटल वर्जन दिया जा रहा है कोर्ट के जजमेंट्स का, और ऑफिशियल लॉ रिपोर्ट में जैसे रिपोर्ट की जाती है जजमेंट, वैसे ही जो है जजमेंट्स को इस पोर्टल पे भी रिपोर्ट किया जा रहा है। 34,000 ऐसी जजमेंट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स, कॉमन पब्लिक को फ्री एक्सेस दे रहा है जिसका। और ये जो है एपेक्स कोर्ट की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, मोबाइल ऐप पर होगा, और नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के साथ भी इसको लिंक किया जा रहा है। एक फ्री सर्विस है ये,
इसमें सर्च इंजन भी लगाया गया है ताकि आसानी से भी हो ढूंढने में डेटाबेस को। ओके। तो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पोर्टल क्या है? एक नेशनल रिपोजिटरी है डेटा की, जिसमें कि इंस्टीट्यूटेड पेंडिंग या डिस्पोज्ड ऑफ केसेस जो है कोर्ट्स के, वो लेंथ अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री वो स्टोर किए जाते हैं। और इसमें 18,735 डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के जो भी ऑर्डर्स होते हैं, जजमेंट्स होती हैं, उनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ई कोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो स्टोर किया जाता है। ठीक है। डेटाबेस को पीरियडिकली अपडेट भी किया जाता है। ठीक है। टाइमली इनपुट्स मिलते रहते हैं इससे हमारे को, ताकि पॉलिसी डिसीजंस लेने में हमें आसानी हो। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Conference of Parties. This topic is important for your environment section. So thousands of people will descend on Dubai, UAE, so as to participate in the Conference of Parties, and this time it will be the 28th edition of COP. So the COP actually started in 1992 at the Rio Earth Summit, when 154 countries signed a multilateral treaty, UNFCCC. So it aimed to stabilize greenhouse gas concentrations at a level which would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. So the treaty came into existence 2 years later, and today about 198 parties or signatories of this convention are there. So the policymakers of that era believed that it is important that we should have a unified commitment to deal with climate change. So the first ever COP took place in Berlin, that is in Germany, in 1995. And then at that time, an agreement was reached to meet annually to discuss actions on climate change and emission reductions. And another deal was made, which placed obligations on rich and industrialized countries to cut their greenhouse gas emissions by a certain amount. So every time some deliverables have been there, like for example in COP3, which happened in Kyoto, we signed this Kyoto Protocol. Okay, so the COP results in new agreements. For example, and of course, it is also a very important avenue for reviewing the nationally determined contributions of the countries. So the most one of the most important COPs were the COP21, which signed the Paris Agreement, which is a legally binding international treaty adopted by 196 parties to the UNFCCC in Paris in 2015. And the aim of this Paris Agreement is to keep global warming below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels, and pursue efforts to limit it to 1.5 degrees Celsius. Also, to significantly reduce greenhouse gas emissions by the year 2100, and to provide financing to developing countries to mitigate climate change. So the next topic is Cultural Property Agreement. This topic is important for your art and culture section and also your international relations. So India is about to sign an agreement with the US. The agreement is named as Cultural Property Agreement, which will make it easier to for India to get the stolen antiquities in return from the US. So what is an antiquity? So as per the Antiquities and Art Treasures Act of 1972, an antiquity is any coin, sculpture, painting, epigraph, or any other piece of uh, art or craftsmanship which is not less than 100 years old. And if in case of a manuscript, record, or other documents, it should be not less than 75 years of age. So in India, we have this Amesar Act, which was enacted in 1958. Then it was amended in 1972, and as per this act, no person except central government can export any antiquity or art treasure. No person can carry the business of selling this antiquity without the license granted by ASI. Any person who owns, controls, or possesses any antiquity shall register himself or with such antiquity with the government and obtain the certificate. So once an artifact of Indian origin is located in a foreign country, then we have to prove it belongs to India through FIRs and pictorial evidence. Then a team of experts from the Archaeological Survey of India also verifies the object in that country, and then of course the process for retrieval starts then. Okay, so India has placed a renewed emphasis on repatriation of its heritage. So over 100, over 400 antiquities have been brought back to India since 2014. And during the Prime Minister Modi's visit in June 2023 to US,
he had an understanding with the US to work on this cultural property agreement. So, this cultural property agreement will impose import restrictions by the US to stop looted and stolen cultural property from entering the US. The US will intercept smuggled goods at the border and return them expeditiously. So, US will automatically offer to return it to us once uh, the origin of artifact has been established. So, what is the significance of this agreement? Of course, it would eliminate key sources of funding for terrorists and transnational organized criminals, because they use it to finance their crimes. We will also be able to prevent illegal trafficking of these cultural property. And why we are so keen to sign this agreement with the US? Because it would serve as a template agreement, and India would sign such more agreements with several other countries to ensure that Indian art objects are not smuggled there. So the next topic is Kambala. This topic is important for your art and culture section. So recently, 160 pairs of buffaloes and their jockeys have participated in the Kambala races, which were held at City Palace grounds in Bengaluru. So it's a folk sport practiced in coastal Karnataka districts, and generally it is organized by various families and groups in the slushy paddy fields after the harvest. It is a prestige event for many families, including those from the Bunt community. So there are different categories of Kambala, and there is a entry level kambala. Then there is a kambala which is used with the rope only. Then there are races in which planks are used, and the advanced race called the kain halage, in this a wooden plank is tied to buffaloes, and the two holes are made in these planks on which jockeys are standing, so that water gushes out of them and the plank is dragged along the slush tracks. So the next topic is Booker Prize. This topic is again important for your art and culture section. So recently, Irish writer Paul Lynch has won the Booker Prize for fiction for his novel Prophet Song. So Booker Prize is the world's leading literary award for a single work of fiction. It was founded in UK in 1969. Initially, it was rewarded only to Commonwealth writers, but now it spans the globe. So it aims to promote the finest in fiction, books or pieces of art, pieces of work, and it rewards any novel which is originally written in English, and it is published either in the UK or Ireland in the year of the prize, regardless of the nationality of the author. Okay, this novel must be an original work in English and not a translation. So the winner receives £50,000, and the shortlisted authors will be given £2,500. So the next topic is supplementary grants. This topic is important for your polity section. So supplementary demand for grants are likely to be made for additional allocations to fertilizer, food and fuel subsidies, along with of course the Manrega scheme. So supplementary grants are made under the Article 115 of the Constitution. And it has to be authorized by the parliament. So it happens when the government falls short of the required expenditure, and then the demand is made to the parliament before the end of the financial year. So first CAG brings excesses of these demands to the notice of parliament, then the public accounts committee examines these excesses, and only after that the demand for excesses is granted. So the next topic is Ayushman Bharat Health Account. This topic is important for your governance section. So National Medical Commission has recently told medical colleges to implement the ABHA ID registration system for patients who are seeking medical care in medical college hospitals. So ABHA is a randomly generated 14-digit number used for the purposes of uniquely identifying persons, threading their health records. People can opt to create a digitally secure ABHA, which would allow them to access and share their health data. It will also help citizens to maintain their health records at one place, and it will also allow users, including the insurance companies and hospitals, to access health records digitally. Okay, so ABHA has not been made mandatory yet, but it will be easy for us to have digital access to our lab reports, prescriptions, consultation details, and diagnosis from verified doctors through linked to the our health ID. Okay, it will also digitally connect the hospitals across the country with each other. So the next topic is ESCR. This topic is important for your governance section. So a Hindi version of ESCR, electronic version of Supreme Court reports portal, has been recently launched by the Supreme Court as part of the Constitution Day celebrations. So ESCR portal is an initiative by Supreme Court to provide digital version of Apex Court's judgment in the manner
as reported in the official law report. So it provides free access to about 34,000 judgments of the Supreme Court to lawyers, students, and common public. These verdicts will be also be made available on the Supreme Court's website, its mobile app, and the judgment portal of the National Judicial Data Grid. It is basically a free service which is available to lawyers across the country. And the Supreme Court has also developed a search engine with the help of National Informatics Center. And what is National Judicial Data Grid portal? So it's a national repository of data relating to cases instituted, pending, and disposed of by the courts. And in this portal, one may access case related information, and it also has a database of orders, judgments, and case details of 18,735 districts and subordinate courts and high courts, created as an online platform under the e-courts project. So the entire database is periodically updated also on this portal, and it helps us to provide with timely inputs for making policy decisions, and also to reduce delay in disposing of cases and reduce case pendency. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.